हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज़ रस जात एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं रिगार्डिंग विजिट वीज़ा फॉर कनाडा फॉर योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स। तो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता चलूं तो मैं अभी 2022 में कनाडा मूव हुआ हूँ विद फैमिली ऑन वर्क परमिट। और मैंने इस 2 ईयर्स के दौरान ऑलमोस्ट 5 to 7 विजिट वीज़ाज़ अप्लाई किए, जिनमें मेरे पेरेंट्स शामिल हैं, मेरी वाइफ के पेरेंट्स शामिल हैं, मेरे सिबलिंग शामिल हैं, मेरी वाइफ के सिबलिंग शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबके विजिट वीज़ाज़ लग गए। तो उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप इंफॉर्मेशन में क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए फॉर विजिट वीज़ा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं उनके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं और आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, जो जो लोग भी अपने पेरेंट्स को या अपने भाई या बहन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे यहाँ पर अपने पास राइट डाउन कर लिए थे ताकि कोई मैं स्किप ना कर दूं। सबसे पहले अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स के लिए आपको बड़े बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। इसके लिए कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, या मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा कि आप मेरे पास आए केस लेके और मुझे केस चाहिए। नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप ये सारे विजिट वीज़ा खुद अप्लाई करें। और मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों के साथ आगे एक दो छोटी छोटी वीडियोस और भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड स्क्रीन पे जाके बताऊंगा कि किस किस तरह आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है अपने पेरेंट्स का या अपने बहन भाई का। और बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप इजीली अपने भाई बहन का या अपने पेरेंट्स का विजिट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि 2023 में आपको पता है कि कनाडा के विजिट वीज़ा लोगों ने बहुत प्रमोशन की, फिर एजेंट्स ने खूब पैसे कमाए और खूब सारी रिजेक्शंस भी हुई। तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगली किसी वीडियो में मैं वो भी टॉपिक ज़रूर डिस्कस करूँगा कि इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस क्यों हुई और एजेंट्स ने वो क्या क्या गलतियाँ की, जो कि मैं समझता हूँ जिसकी वजह से उनकी सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस हुई। और ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे विजिट वीज़ाज़ लग गए और मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट चैनल से इकट्ठी की। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने डिफरेंट चैनल से इकट्ठी की है वो मैं सारी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और आप लोग ईजीली वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर यूज़ करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स का और आपके भाई बहनों के भी विजिट वीज़ाज़ लग जाएंगे। तो अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले उनके लिए चाहिए इनविटेशन लेटर, जो कि आप लिखेंगे और जिसमें आप डिटेल में ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे आप उनको क्यों बुलाना चाह रहे हैं। तो अच्छा, इनविटेशन लेटर के बारे में यह है कि इनविटेशन लेटर के बारे में मैं एक छोटी सी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनविटेशन लेटर बहुत बेसिक है। इनविटेशन लेटर में ही वीज़ा ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि वो विजिट वीज़ा आपको देगा कि नहीं, और उसमें कितने पैराग्राफ्स आपको लिखने चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। और मैं एक सैम्पल इनविटेशन लेटर भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा किसी अलग वीडियो में विद द टाइटल ऑफ इनविटेशन लेटर। उसके बाद पासपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के, नेशनल आईडी कार्ड चाहिए अगर वो पाकिस्तान से हैं, अगर वो इंडिया से हैं तो उनके वहाँ पर आधार कार्ड है वो चाहिए होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है वो है मैरिज सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का। और पाकिस्तान में मैरिज सर्टिफिकेट आपको पता है कि वो मिलता है उर्दू में, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है। आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लाजमी करवानी है, क्योंकि कनाडा में आपको पता है कि इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश ही चलेगी। फोर्थ जो चीज़ है वो है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि पाकिस्तान में नादरा से मिलता है। और उससे ही ये साबित होता है कि वो आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके बच्चे हैं। तो ये भी एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये तो वो है जो बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, लेकिन वो आप उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं फॉर पेरेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सिबलिंग्स, क्योंकि उनके लिए कुछ उन जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के लिए हैं वो सिबलिंग्स के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स में ही आते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, जैसे घर है उनका, कोई ज़मीन है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर वो एक फ़र्द मिलता है, उसके फ़र्द निकलवा लें, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, ठीक है, और वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके पास प्रॉपर्टी एवेल्यूशन रिपोर्ट, एक इवेल्यूशन रिपोर्ट पाकिस्तान में बनती है। उससे ये होता है कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पे, आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है, ज़मीन है, तो वो उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बन जाती है कि वो कितने उसकी कितनी मलकियत है वो, या कितने पैसे बनते हैं उसके टोटल। तो वो एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है और उससे ये साबित होता है कि वो इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं पाकिस्तान में। ये बेसिकली दो वजूहात की वजह से ज़रूरी होता है। पहली ये कि
उनके पास कोई बैंक बैलेंस या यू कैन से उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। और दूसरी इसकी है कि ये एक बैक एंड टाइज के तौर पे भी यूज़ होती है कि उनके पास ये प्रॉपर्टी है और वो इस प्रॉपर्टी की वजह से पाकिस्तान वापस ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को एक बात मेक श्योर करनी बड़ी ज़रूरी होती है कि हम जिसको भी बुला रहे हैं ना वो वापस ज़रूर जाएगा 6 महीने के टेन्योर के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अगर कोई जॉब करते हैं तो उनका जॉब लेटर भी बैक एंड टाइज के तौर पे यूज़ हो सकता है, तो आप उनका जॉब लेटर अटैच करें। अगर वो जॉब नहीं करते, तीसरा आता है वो कोई बिजनेस करते हैं, तो वो उनका बिजनेस किसी ना किसी फर्म में रजिस्टर ज़रूर होगा पाकिस्तान में, उसका लेटर जिसको हम बिजनेस लेटर भी बोलते हैं वो आप अटैच कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो बैक एंड टाइज के तौर पर पेरेंट्स के लिए यूज़ हो सकती हैं। अगर आपके पेरेंट्स एजिड है लाइक 60+ हैं तो फिर ये चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं, क्योंकि बेसिक उनको यही है कि वो यहाँ के काम नहीं करेंगे, वो यहाँ के आपके पास रहेंगे, एक स्टे जो टेन्योर है वो पूरा करेंगे, उसके बाद वो वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। उसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो मैंने वीडियोस देखे उसमें कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर आपको अपने केस के बारे में बताऊँ तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए मेरे पेरेंट्स की कोई बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। हाँ, अपनी की, लेकिन उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसके लिए इसमें इतना वो परेशान होने वाली बात नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी पेरेंट्स की तो पहले आप उनका बैंक अकाउंट खुलवाएं, अगर नहीं है तो उसके बाद फिर उसका वो 4 महीने या 5 महीने का टाइम पूरा करें उनकी स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अगर अप्लाई नहीं लगाई स्टेटमेंट और उसके बाद भी वीज़ा लग गया तो होपफुली आप लोगों का भी लग जाएगा। उसके बाद आती है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर पेरेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें से शुरू वाले जो मैंने आपको बताए थे वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, एफआरसी और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनकी टैक्स रिटर्न आ गई, उनका बिजनेस लेटर आ गया, जॉब लेटर आ गया अगर उनकी प्रॉपर्टी नहीं है तो, और उसके बाद कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। तो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। इसके बाद आ जाती हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इन्वाइटर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्वाइटर जो ऑब्वियसली इन्वाइट कर रहा है, मेरे केस में मैं इन्वाइटर था तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं वर्क परमिट हूँ, तो मैंने अपना वर्क परमिट अटैच किया था जिससे मेरा स्टेटस पता चला कि मेरा कनाडा में स्टेटस क्या है। दूसरी चीज़, अगर आप पीआर में हैं तो आप पीआर कार्ड अटैच कर देंगे, और अगर आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है तो आप कनाडा का पासपोर्ट अटैच कर देंगे। कोई भी आपका जो स्टेटस है कनाडा में वो आपने शो करना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और इसमें एक चीज़ मैं ये मेंशन करता जाऊँ कि मैंने एक स्टूडेंट के पेरेंट्स का भी अप्लाई किया और उनका भी वीज़ा लगा है। तो जो यहाँ पर कनाडा में स्टूडेंट हैं वो भी अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उनका भी सिंपल वही वर्क परमिट ही लगेगा जो उनको मिलता है, जो मैंने अपने केस में यूज़ किया है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है इन्वाइटर के लिए, जो इन्वाइट कर रहा है वो है रेजिडेंशियल एग्रीमेंट। क्योंकि मैं यहाँ पर एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ तो मेरे पास अपना घर नहीं है अभी, तो मैंने अपना जो रेजिडेंशियल एग्रीमेंट है वो अटैच कर दिया, जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि मैं कनाडा में किस जगह पे रह रहा हूँ या मेरा एड्रेस क्या है। तीसरी चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट मेरी, जो कि एटलीस्ट 4 मंथ्स की चाहिए, और मैंने पूरे 4 मंथ्स की ही यूज़ की थी, क्योंकि मैंने कनाडा आने के 4 मंथ्स बाद ही अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर दिया था। और वो कोई बहुत हैवी भी नहीं होनी चाहिए, और लाइक उसमें मेन चीज़ 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, इतनी एटलीस्ट कि आप अगर जितना इनविटेशन लेटर में टेन्योर मेंशन कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स 1 वीक के लिए आ रहे हैं या 2 वीक्स के लिए आ रहे हैं, तो उन वीक्स में जितना कनाडा में डॉलर्स में खर्चा होता है उतनी एटलीस्ट स्टेटमेंट आपके होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ वो है जॉब लेटर या प्रूफ ऑफ इनकम आप कह सकते हैं, कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम है तो फिर आप कह लें कि बैंक स्टेटमेंट भी आपकी सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर इनकम आ रही है मंथली, आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं जिसमें मंथली इनकम आ रही है, जिसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने वो लेटर अटैच करना है। और ये दोनों लेटर ही ज़रूरी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी और जॉब लेटर भी और प्रूफ ऑफ इनकम। उसके बाद आपकी फ़ोटो ID वो भी ज़रूरी है कि कनाडा में फ़ोटो ID ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें या पीआर कार्ड लगा दें, इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस मैंने देखे उसमें लिखा हुआ था कि इनविटेशन लेटर को नोटरी करवाएं कनाडा में, ये करें। कुछ भी नहीं, मैंने जितने आज तक वीज़ा अप्लाई किए हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लगे हैं, और मैंने एक भी इनविटेशन लेटर कनाडा में नोटरी नहीं करवाया। सिंपल आप इनविटेशन लेटर लिखें, वो जब हम इनविटेशन लेटर वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ लाजमी मेंशन करूँगा कि इनविटेशन लेटर को सिंपल रखें, ठीक है। उसको भी इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप इजी रखेंगे उतने ही ज़्यादा चांस है आप लोगों के वीज़ा लगने के। उसके बाद हम आ जाते हैं सिबलिंग्स पे। सिबलिंग्स में
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ तो वही हैं जो पेरेंट्स में आपने लगाए थे, उनमें से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सिबलिंग के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे कि जॉब लेटर या बिजनेस लेटर। आपके सिबलिंग का पाकिस्तान में या वो कहीं अगर किसी और मुल्क में जैसे दुबई में या यूके में है, उसका जॉब लेटर या अगर वो वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिबलिंग के केस में ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आता है। क्यों? क्योंकि सिबलिंग के लिए वीज़ा ऑफिसर को दो चीज़ें बैक एंड टाइज के तौर पर बहुत ज़रूरी हैं, एक फैमिली टाइज और एक बिजनेस टाइज या जॉब टाइज। उसमें यह है कि वो आपने ये प्रूव करना है कि इसकी जॉब है अच्छी, अगर वो जॉब कर रहा है तो ठीक है, और ये वापस जाएगा और जाके अपनी जॉब कंटिन्यू करेगा। अगर कोई बिजनेस है तो ये इसका बिजनेस है और ये वापस जाएगा और जाके अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। दूसरी चीज़ फैमिली टाइज, वो बहुत ज़रूरी हैं कि अगर, और फैमिली टाइज तभी बन सकते हैं अगर आपका भाई या बहन शादीशुदा है तो उसमें यह कि आपने उसका मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना है और उसका एफआरसी जिसमें उसके बच्चे या उसकी वाइफ की इन्फॉर्मेशन है वो एफआरसी लगाना है, और दूसरा एफआरसी भी लगाना है जिसमें ऑब्वियसली ये प्रूफ होगा कि वो आपका सगा भाई या बहन है। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप अपने सिबलिंग का अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने सिंगल सिबलिंग का अप्लाई किया था। जैसे मैंने अपने सिर्फ भाई का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, उसकी फैमिली का साथ इनवाइट नहीं किया, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही दफ़ा सबका अप्लाई कर देंगे तो बहुत चांस है कि आपके भाई या बहन का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये होगा कि इसकी फैमिली टाइज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये जॉब तो छोड़ सकता है, वापस नहीं जाएगा, जॉब नहीं करेगा ऑब्वियसली कि कनाडा आ गया तो, लेकिन अगर इसकी फैमिली है तो उसको ये है कि यार कुछ चांसेस हैं कि ये बंदा वापस जाएगा, जबकि मुझे पता नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी। तो उसमें यह है कि आप अपने भाई या बहन को पहले सिंगल बुलाएं, फिर यहाँ पर वो अपना कोई जॉब ले, अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट करे और उसके बाद अपनी फैमिली को बुला ले। लेकिन अगर आप पहले ही उनको इनवाइट करेंगे तो फिर बहुत चांस है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है, काफ़ी केस जो मेरे सामने आए हैं। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री भाई ने अगर कहीं कभी कोई ट्रैवल किया तो वो अटैच कर दे, नहीं किया तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये सेकेंडरी में ही आती है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ये बेसिक में आती है, क्योंकि भाई की बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा दें या बैंक स्टेटमेंट लगा दें, दोनों में से कोई भी चीज़ लगा दें, और अगर दोनों हैं तो दोनों ही लगा दें। बैंक स्टेटमेंट वही 4 महीने की चाहिए, और इतना एटलीस्ट उसमें आप पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, और इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि उसके पास, अगर वो 1 वीक की आप लिख रहे हैं कि 1 वीक के लिए आ रहा है कनाडा, तो 1 वीक में जितना उसका खर्चा है वो बियर कर सके, इतनी उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आप ऑब्वियसली उसमें ये कवर लेटर में तो मेंशन लाजमी करेंगे कि जो मेरा भाई है वो मेरे ही एड्रेस पे रह रहा है, तो उसकी जो यहाँ पर रहने का या खाने पीने का वो मेरे ऊपर ही है। तो वो जो चीज़ है, अगर आपके पास थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट कम भी है तो वो एडजस्ट हो जाएगी, उसका इतना मसला नहीं है। उसके बाद एनओसी, अगर वो कुछ पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या अब तो काफ़ी प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी एनओसी उसमें से भी चाहिए होता है, तो वहाँ से एनओसी ले के मैं इतने वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए कनाडा जा रहा हूँ अपने भाई के पास, तो वो एनओसी भी चाहिए होता है। उसके बाद एफआरसी, जो मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया कि जो आपके पेरेंट्स वाला एफआरसी है, जिससे ये पता चल जाए कि ये आपका सगा भाई या बहन है। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा बाकी, और मैंने यही सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके सारे वीज़ास अप्लाई किए और अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब लग भी गए। इसके बाद जो आप अगर एजेंट्स के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी अजीब से डॉक्यूमेंट्स सुनने को मिलेंगे जो मैंने भी पहली दफ़ा सुने हैं, तो इग्नोर दैम, सिंपल रखें केस को। इसके बाद जो एक वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा इनविटेशन लेटर के बारे में, जो कि बहुत बेसिक्स में आएगा, और उसके बाद हम ऑन स्क्रीन जाके सारा खुद आपको अप्लाई करना का तरीका बताऊंगा, किस तरह आप अपने भाई बहन और अपने पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के पास जाए। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो इन्फॉर्मेटिव है, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं कनाडा। और अगर आप पाकिस्तान में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई भाई बहन कनाडा में है तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करें, उसको कहें कि वो आपको प्लीज़ बुला ले।